हेलो दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज मैं 2019 का पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे खुद से और बाकी सब्जेक्ट भी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है, बस एक हफ्ते बचा है। ठीक, तो कब पेपर होगा? पहला पेपर ठीक एक हफ्ते बाद सोमवार को होगा आप लोगों का, है ना। तो तैयारी अच्छे से करते रहिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं 2019 के पेपर को सॉल्व करना। ठीक, तो सबसे पहले अभी तक आप लोगों ने अगर ये सेशन लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस सेशन को, इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो जल्दी से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। आज मैंने 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले पहले ही बोर्ड पर लिख रखे हैं कि थोड़ा सा टाइम बचेगा लिखने में, है ना। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, फिर शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है आज का। देख लूँ मैं सबको दिख रहा है सही कि नहीं दिख रहा है सही। हाँ, बहुत सुंदर दिख रहा है, एकदम बढ़िया से। तो देखिए, जो पहला सवाल है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। क्या है? परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या कौन सी होगी इन चारों में से? ठीक, क्या है? -24/45 के समतुल्य संख्या कौन सी होगी? तो समतुल्य संख्या मतलब कि जैसे इसका समतुल्य अगर निकालना है, मान लीजिए, तो क्या होगा कि एक ही अंक से, इसी संख्या से क्या करते हैं, अंश में और हर में दोनों में गुणा करके हम समतुल्य संख्या, उसका समतुल्य भिन्न उसका निकालते हैं। यही तो होता है कि जिस संख्या से अंश में गुणा किया जाए उसी से हर में भी गुणा किया जाए। ठीक, अब अगर ये किसी का समतुल्य भिन्न है, ये समतुल्य किसी का अगर भिन्न है पहले से, तो मतलब हम उसी संख्या से इसको काटेंगे। ठीक, एक ही संख्या से ऊपर और नीचे इसको काटेंगे, जो आएगा वही समतुल्य संख्या होगा। ठीक, तो देखते हैं कि ये किसी से कटता है या नहीं कटता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, -24/45। तो 45 2 से तो कटेगा नहीं, 24 2 से कट जाएगा। ठीक, लेकिन 45 कटेगा नहीं और हमें काटना है एक ही संख्या से। तो 3 से काट कर देखते हैं। तो 3 8 24 और 3 15 45, कितना आ गया? ये आ गया ऊपर अंश में आ गया 8 और हर में क्या आ गया? 15। तो कहने का मतलब क्या है, अब ये और ज़्यादा नहीं कटेगा। ठीक, क्योंकि ये 15 जो है 5 तिया 15 होता है और 8 जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो इन दोनों संख्याओं में और कुछ कॉमन नहीं है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 8 और 15 दोनों कट सके। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो -8 और ये क्या हो जाएगा? 15, मतलब -8/15 जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान सा था। बस आपको क्या करना था, इसमें केवल काटना था इसको। अगला सवाल क्या है? x + 4 x/4 + 10 बराबर -4 है। x/4 + 10 बराबर -4 है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि x का मान क्या होगा। एक छोटा सा समीकरण है और इसमें पूछ रहे हैं x का मान क्या होगा। तो देखिए, आप इसको 10 को इधर ले जाइए। ठीक, तो ये इधर 10 जो है ये क्या है? प्लस में है, और इधर जब इसको लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा? x/4 बराबर में, ये -4 तो उधर पहले से ही था और ये आएगा तो ये भी हो जाएगा -10। अब ये दोनों क्या हैं? दोनों माइनस के हैं। तो जब दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे तभी जुड़ेंगे। ठीक, अगर एक माइनस और एक प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे दोनों माइनस के हैं तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे।
और जुड़ने पे साइन इनमें कौन सा लगेगा, तो साइन माइनस का ही लगेगा क्योंकि दोनों माइनस में है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4 और 10 14, मतलब x/4 बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको आगे अगर और सॉल्व करेंगे तो x/4 बराबर हो जाएगा -14। और इस 4 से जब इसको इधर भेजेंगे तो ये इधर क्या है, इधर ये है भाग में, यानी कि भिन्न में है, बटा में। इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। और जब ये इधर गुणा में होगा तो मतलब यहाँ से अगर हम इसको इधर भेजें तो ये क्या हो जाएगा, -14 × 4 हो जाएगा। और 14 चौका होता है 56, और माइनस का साइन ऐसे लगा रहेगा, और इसका उत्तर क्या आ जाएगा, -56। तो x का मान क्या हो जाएगा, -56, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है आपका तीसरा सवाल। एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल, बहुत ही आसान सा है ना। क्या है, भुजा आपको वर्ग का दे रखा है 1.6 मीटर और वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और भुजा इसमें कितना है 1.6, तो 1.6 का स्क्वायर क्या होगा, तो 16 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होगा, 16 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 256, यही तो होगा। और एक अंक बाद ये क्या है, दशमलव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर हम निकाले हैं तो स्क्वायर में 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 अंक बाद है, तो जो इसका वर्ग आएगा उसमें क्या होगा 2 अंक बाद, तो 2.56 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 2.56 मीटर स्क्वायर, ये इसका सही उत्तर हो गया। ठीक, देखिए एक छोटा सा सवाल जो हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पेन उठाना ही नहीं है, इसमें बस आपको बताना है। क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो भैया देखो, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो कौन सी होगी, 2 होगी, क्योंकि अगर और कोई आप सम संख्या लेंगे तो वो क्या होगा, 2 से कट जाएगा, 2 के बजाय बाकी कोई भी सम संख्या लेंगे आप तो वो 2 से कटेगा। ठीक, तो सबसे छोटी अगर सम अभाज्य संख्या की बात होगी तो कौन सी होगी, 2 होगी, 0 अभाज्य संख्या है ही नहीं। ठीक, 4 ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये नहीं है तो क्या है ये, तो ये भाज्य संख्या है, 2 दूनी 4, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अगर आपसे सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जा रहा है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो वो 3 होगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछा जा रहा है तो भी 2 होगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इकलौती सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 जो है वो इकलौती सम अभाज्य संख्या भी है, और एक क्या है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसका इन दोनों में से किसी में नहीं है। ठीक, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। अब अगला सवाल देखिए क्या है, एक छोटा सा है त्रिभुज का, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार त्रिभुज का आपको पता है 15 सेंटीमीटर, कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए त्रिभुज का जो सूत्र होता है क्या होता है क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे में ऊंचाई, यही तो होता है। अब क्षेत्रफल आपको दे रखे हैं कितना, 45, तो क्षेत्रफल की जगह अगर हम 45 रख दें तो 45 बराबर में क्या हो जाएगा 1/2, और आधार आपका दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे आधार की जगह पे लिख दीजिए 15, और ऊंचाई आपको निकालनी है तो उसको h लिख दीजिए। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 15 एकम 15 और 15 तियाँ 45, और 2 को इधर लाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो 2 तियाँ 6, यानी कि h बराबर आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई आपकी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ये रही। ठीक, ये 6 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा इस त्रिभुज का। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव सवाल थे जो कि 2019 के पेपर थे, और ये पांचों आपके सही हो गए, 5 नंबर आपको मिल गए। ठीक,
ज़्यादा खाली लग रहा है आज। जूम करो क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल क्या है, बहुत ही सुंदर सा है अगला सवाल। सवाल नंबर 6 क्या है, यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 2, यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 2 है, ठीक, तो क्या बताना है आपको, 1/a प्लस a बराबर आपको बताना है क्या होगा, ठीक, ये सवाल है। तो देखिए आपको निकालना क्या है इसमें, a प्लस 1/a का मान, ठीक, दोनों प्लस में है, चाहे इसको इधर रखिए चाहे इसको इधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस में ही है। तो आपको ये निकालना है, तो इसमें क्या करना है आपको, a प्लस 1/a का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे कैसे, तो ये क्या है, a इसको मान लीजिए और इस 1/a को क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। ये क्या हो जाएगा, इसको आप a मान लीजिए और इसको आप b मान लीजिए, ठीक। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यही वाला तो लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 गुणे a गुणे 1/a, यही तो होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है ना। अब इस a से ये a कट गया और इस इतने का मान आपको सवाल में दे रखा है कितना, ये देखिए a² प्लस 1/a² बराबर 2, तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2, ठीक, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये a कट गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 एकम 2। अब क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4। इतना सब कुछ ठीक है। अब क्या होगा, हमें निकालना है a प्लस 1/a का मान, तो यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा। तो जब ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, ठीक, ये हमने हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, करड़ी लग जाएगा, और करड़ी लग जाएगा तो हमें क्या करना है, इसका अब वर्गमूल निकालना है। तो a प्लस 1/a बराबर क्या आ जाएगा आपका, 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2 दूनी 4 होता है, तो इसका वर्गमूल आपका आ जाएगा 2, ठीक, जिसको हम क्या लिखते हैं, जब करड़ी से बाहर लाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ±2, तो +-2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 2 भी होगा और माइनस का 2 भी, तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a का मान, और यही आपको निकालना था। तो ये आसान सा था, कुछ इसमें खास था नहीं, बस आपको यही सर्वसमीका लगाना था, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर आप ये जानते हैं और इसको यूज करना जानते हैं कि कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं इसमें, तो ये सवाल आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए सर्वसमीका से हर पेपर में आया हर साल, तो इसलिए सर्वसमीका वाला तैयार रखिएगा, ठीक है, कोई भी सर्वसमीका दे सकता है। देखिए उससे भी छोटा सवाल क्या कह रहा है, -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या होगा, -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उस संख्या का व्युत्क्रम,
यही तो होता है। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसी संख्या का व्युत्क्रम होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, तो किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उसका व्युत्क्रम होता है। क्यों होता है, इसका काम क्या होता है, तो उस संख्या से जब हम उसको गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। तो कोई ऐसी संख्या जिससे हम इसमें गुणा करें तो इसका मान 1 हो जाए, वही इसका क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा इसको अगर हम अब देखिए ये 4/9 था और इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो -9/4 हो जाएगा। अब इस 4 से ये 4 कट गया, इस 9 से ये 9 कट गया और इसका उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 1। तो आपसे ये नहीं पूछा कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, सॉरी ये होगा क्या, आपसे ये पूछा गया है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा क्या। तो ये जो होगा ये क्या होगा, -9/4 होगा। ठीक, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपका क्या हो जाएगा, -9/4। समझ गए, क्योंकि -9/4 ही वो संख्या है जिससे अगर हम इसको गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है इसमें, बस यही एक छोटी सी बात थी जो आप लोगों को पता है और पता चल चुकी है, अगर नहीं पता रही होगी तो। सवाल नंबर 8, इसको तो आप लोग बहुत लगाए होंगे। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से ₹72 कम है। 72 कम है। ठीक है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है सवाल, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से ₹72 कम है। ठीक, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो समीकरण बनाते समय जो आपसे पूछ रहा है उसको आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपको एक पुस्तक का मूल्य पता है, तो माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर X रुपया हुआ। ठीक, इतना समझ गए। एक पुस्तक का मूल्य आपने मान लिया कितना, X रुपये है, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, तो 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर 5x हो जाएगा। यही तो होगा, 5x ही तो होगा। एक पुस्तक का मूल्य X रुपये है तो 5 का मूल्य क्या हो जाएगा, उसी से X में गुणा हो गया, 5x हो गया। ठीक, इसी तरह से 7 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, तो 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक, अब आपसे कह क्या रहा है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से ₹72 कम है। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, ₹72 का। अब भाई 7 किताब है उसका दाम ज़्यादा ही होगा, यही तो है। तो वो कितना हो जाएगा, प्रश्नानुसार ऐसे ही लिखेंगे आप। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 7x और माइनस का क्या हो जाएगा, 5x, बराबर में क्या आ जाएगा आपका 72। यही तो होगा, यही आपका क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब इसी को हल कर दीजिए, और हल क्या करना है, बस 2 लाइन का है। तो 7 में से 5 आप घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। 2x बराबर 72, तो x बराबर 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, 1 12, 2 छक्के 12, x बराबर 36।
यानी कि एक पुस्तक का मूल्य कितना है, तो एक पुस्तक का मूल्य है 36 रुपये, क्योंकि एक पुस्तक का मूल्य आपने क्या माना था, x ही तो माना था, और x का मान आपको पता चल चुका है कितना, 36। तो ये कितना हो जाएगा, 36 रुपये। ठीक, यही आपका हो गया एक पुस्तक का मूल्य। कल क्लास लेते लेते मेरे फ़ोन का बैटरी क्या हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था, तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो अचानक से क्लास बंद हो गया था। तो उसमें 2 क्वेश्चन 2017 वाले में बचे हुए हैं, तो उसको भी मैं अभी करा दूंगा आज। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। ठीक, आपसे पूछ क्या रहा है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। द्वितीय क्रमागत संख्या का मान बराबर निकालना है। ठीक है, ज्ञात करना है। सवाल बस इतना सा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो है 87, और आपको दूसरी क्रमागत संख्या जो है वो बताना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, माना 3 क्रमागत संख्याएं, तीनों क्रमागत संख्याओं को आप क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना 3 क्रमागत संख्याएं, आप चाहे क्या मान लीजिए, x + 1 x + 2 मान लीजिए, या x - 1 x + 1 मान लीजिए, जैसे भी आप मान लीजिए। ठीक, बस वो क्या होना चाहिए, एक एक का डिफरेंस होना चाहिए, तीनों लगातार होनी चाहिए। ठीक, तो माना 3 क्रमागत संख्याएं क्या हैं, x - 1 x और x + 1 है। ठीक, ये 3 क्रमागत संख्याएं हो गई, और इन तीनों का योग क्या है, 87 है। ये प्रश्न में दे रखा है। तो प्रश्नानुसार x - 1 योग का मतलब क्या हुआ, जोड़ना है। तो पहली संख्या आपकी हो गई x - 1, ठीक, प्लस x और प्लस x + 1 बराबर में क्या है, 87 है। इन तीनों का योग यही तो है। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो x - 1 प्लस x + 1, कहीं पे भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे का जैसा है वैसे ही लिख जाएगा, बस ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक, बराबर में क्या है, 87 है। अब ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, मतलब ये 0 हो गए। आपके पास बचे क्या, एक x ये है, एक x ये है, एक x ये है, बस तीनों x बचे हैं। तो तीनों x जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। 3x बराबर 87। तो x बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 27, 3 9 27, यानी कि 29 तियाँ 87। तो x बराबर आपका आ गया 29। x बराबर क्या आ गया आपका, 29। आपने अब आपसे पूछा क्या है, द्वितीय क्रमागत संख्या कौन सी होगी। तो जो संख्या आपने मानी है उसमें देखिए दूसरी संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या आपकी क्या थी, x - 1, यानी कि x का मान क्या है, 29। तो 29 में से 1 घटाओगे क्या हो जाएगा, ये 28। तो पहली संख्या आपकी 28 हो गई। दूसरी संख्या आपकी क्या हो गई, 29 हो गई। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 30 हो जाएगी। तो दूसरी क्रमागत संख्या पूछा है, तो द्वितीय क्रमागत संख्या आपकी यही हो जाएगी क्या, 29। ठीक,
कितना आसान था ना, मज़ा आया? कुछ था ही नहीं, बस 2 लाइन का सवाल है ना, और इसीलिए इसको एक ही नंबर वाले में दिया गया है, लघु, अति लघु वाले में। सवाल नंबर 10। एक आयत की लंबाई 10 तथा चौड़ाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। चलो 5 ही मान लेते हैं, जितना भी हो, 5 या 6 है, ठीक है। तो आयत है, और आयत की क्या है? आयत की लंबाई यानी कि L दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। और B आपको दे रखा है, यानी कि चौड़ाई कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, आपसे पूछ क्या रहा है? परिमाप पूछ रहा है, तो ये तो आप ऐसे ही बता देंगे, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पर है। परिमाप क्या होगा इसका? तो परिमाप आयत का क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है भाई, है ना। तो 2 आपका ऐसे ही आ जाएगा, और लंबाई की जगह आपका हो गया 10, और चौड़ाई की जगह आपका हो गया 5। 10 5 15 हो गया, 2 गुणे में 15, 15 दूना क्या हो गया? 30। 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक। एक और छोटा सा सवाल, सवाल नंबर 11, यूनिट कन्वर्जन। एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। ठीक है, अब कह रहे हैं बर्तन में कितने लीटर पानी है? बर्तन में कितने लीटर पानी है, ये सवाल है। क्या है? एक बर्तन है, बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, तो बताना है बर्तन में कितना लीटर पानी है। तो देखिए, अगर आपको ये पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1 लीटर, तो आप इसको तुरंत कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है? चूँकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 1/1000 लीटर। इसलिए कितने का निकालना है हमको भैया? 7800 का। 7800 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, तो क्या हो जाएगा? 7800 बटे में क्या हो जाएगा? 1000, यही तो होगा। अब 2 जीरो से ऐसे ही कट जाएगा, शहीद हो जाएगा। ठीक, बचा क्या? 78/10। तो 78 को जब 10 से भाग देंगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 7.8 लीटर पानी है। तो आपको बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है, क्या कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है आपका 1 लीटर। बस इसी को कन्वर्ट कर देना है। तो ये यूनिट कन्वर्जन पे है पूरा क्वेश्चन, छोटा सा ही है। ठीक, ये आपको धारिता में भी दे सकता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको सेंटीमीटर में दे दे, और फिर कहे कि इसकी धारिता बताइए लीटर में, तो इसलिए ये याद रखिएगा। सवाल नंबर 12,
क्या है? एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है। आपका फेवरेट क्वेश्चन। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसके चारों ओर, इसके अंदर चारों ओर, इसके अंदर चारों ओर 1 मीटर, ये 30 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, ये 30 मीटर है। ठीक, इसके अंदर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। हमने कहा भैया बढ़िया बात है अगर रास्ता है तो। अब कह रहे हैं पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, पार्क में ₹2 प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च, घास लगवाने का खर्च आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक, सवाल क्या है? एक वर्गाकार पार्क है, पार्क की भुजा कितनी है? 30 मीटर। इसके अंदर चारों ओर क्या है? 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ठीक, अब कह रहे हैं पार्क में 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगवाने का खर्च बताना है। तो देखिए रास्ता वाला जो है उसको आप क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, रास्ता वाला, अब रास्ते पे तो घास लगेगा नहीं। ठीक है, रास्ते पे घास लगेगा तो क्या होगा? रास्ते पे लगाना नहीं, लगाना है केवल पार्क में। ठीक है, बैठने बैठने के लिए, लेटने के लिए। ठीक, बच्चे खेलेंगे, हम लोग जाएंगे घूमेंगे, है ना। तो इसीलिए पार्क में घास लगवाना है कि अब ठंडी है तो ठंडी में बढ़िया जाएं, आराम से धूप रहे, धूप में आराम से लेट के पार्क में मज़े करें, आराम करें। तो देखिए ये है आपका वर्गाकार, क्या है भाई? पार्क है। इसकी भुजा कितनी है? ये भी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है। ठीक, अब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ये हो गया ABCD। अब कह रहे हैं इसके अंदर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो मान लीजिए जस्ट इमेजिन क्या है? 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब ये 1 मीटर है इतना, इधर भी इतना 1 मीटर है। ठीक, ये भी इतना 1 मीटर है और इधर भी इतना 1 मीटर है। तो रास्ते पे तो घास लगवाना नहीं है, लगवाना कहाँ है घास? इस वाले एरिया में। तो पूछ रहे खर्चा कितना लगेगा? तो खर्चा भैया आपको रेट पता है, 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपये लगेगा। तो अब जब हमें ये पता चलेगा कि ये कितना मीटर स्क्वायर है पार्क, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि कितना रुपए लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस एरिया को निकालना पड़ेगा। ठीक, क्या निकालना पड़ेगा? जो ये वाला एरिया है इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा? तो पूरा जो पार्क है उसका भुजा कितना है? 30 मीटर है। अब 1 मीटर चौड़ा है, मतलब 1 मीटर का रास्ता अंदर छोड़ा गया है। तो 1 मीटर इधर छोड़ा गया और 1 मीटर इधर छोड़ा गया, तो टोटल कितना मीटर कम हुआ? तो 1 मीटर इधर कम हो गया, 1 मीटर इधर कम हो गया, तो 2 मीटर कम हो गया। ठीक, तो 2 मीटर कम हो जाएगा तो इसका जो भुजा होगा कितना हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक का 28 मीटर। ये क्या हो जाएगा? 28 मीटर का। तो 28 मीटर के हिसाब से इसका निकाल लीजिए कि क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुछ करना नहीं है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। अब ये सब आप लिख दीजिएगा कि 30 में से 1 मीटर ये माइनस हुआ, 1 मीटर ये, मतलब टोटल 2 मीटर माइनस हुआ, तो आपका 28 मीटर भुजा आ गया। ठीक,
उसके बाद में फिर करिएगा वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा क्या है 28 मीटर है, तो 28 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और 28 का स्क्वायर आपका कितना होता है 784, कितना होता है 784 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया इसका क्षेत्रफल। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 2 रुपये, तो 784 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 2 रुपया, तो 784 मीटर स्क्वायर का खर्चा 2 गुणे 784, यही तो होगा। कितना आ जाएगा 2 चौका 8, 2 अठे 16 के 6 1 हासिल, 2 सते 14 और 1 हासिल 15, 1568 रुपया। ठीक, 1568 रुपया आ जाएगा आपका खर्चा इसमें घास लगवाने का। ओम हरि हरि। अगला सवाल देखते हैं। ना गिरो भैया, काहे गिरत हो। अगला सवाल 13 नंबर। यदि a प्लस बी बराबर 12, यदि a प्लस बी बराबर 12 है और क्या है तथा a माइनस बी बराबर 2 हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही आपको बताना है। तो आपने ये पढ़ा होगा, आपने एक सर्वसमीका है ये। तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में होता है आपका ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए माइनस बी, यही तो होता है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का मान आपको दे रखा है सवाल में, तो इन दोनों का मान यहाँ से उठाकर इसी में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का मान है 12, यहाँ पर 12 रख दीजिए और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा ए माइनस बी का मान है 2, यहाँ पर 2 रख दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 12 दूना 24। इससे आसान सवाल 2 नंबर का इस पेपर में नहीं आया है। कितना आसान है देखिए, कुछ करना ही नहीं था, 2 नंबर में आया है ये सवाल। देखिए सर्वसमीका का इस पेपर में 3 सवाल हो चुका, सर्वसमीका से ही इस पेपर में 3 सवाल हो चुका अभी तक का, और अभी इसमें 1 सवाल और है सर्वसमीका का। मतलब सर्वसमीका का 4 सवाल इस पेपर में आया था, सोच लीजिए। चौदह नंबर सवाल। एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं। क्या है, एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं। हमने कहा ठीक है भैया,
अब कह रहे हैं यदि प्रत्येक ग्राम सभा में, यदि प्रत्येक ग्राम सभा में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं, हम भी पानी पिएंगे। यदि x बराबर 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग करिए, मैं ज़रा पानी पीता हूँ। तो देखिए क्या है सवाल, एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं। ग्राम सभाएं कितनी हैं? 3x प्लस 2 है, ठीक। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं, मतलब एक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं, एक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। तो एक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं तो कुल ग्राम सभाओं में कितने मतदाता होंगे। तो ये जो ग्राम सभाएं दी हैं इससे आपको इसको क्या करना है, गुणा करना है, ठीक। तो क्या करेंगे आप सबसे पहले, चूंकि एक ग्राम सभा में, एक ग्राम सभा में मतदाताओं की संख्या बराबर कितना दिया हुआ भैया, 3। एक ग्राम सभा में मतदाताओं की संख्या बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ठीक, ये है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 ग्राम सभाओं में मतदाताओं की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसको गुणा कर देंगे, यही तो करेंगे। एक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं तो 3x प्लस 2 ग्राम सभा में कितने मतदाता होंगे, तो 3x प्लस 2 से इसको गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2, इससे गुणा करना है इसको, यही तो है। अब पहले 3x से इसको गुणा कर लीजिए, उसके बाद 2 से उसको गुणा कर दीजिएगा, ठीक। तो सबसे पहले 3x से गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 को, तो क्या हो जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही है, जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो 3 एकम 3 हो गया। और ये है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x का घात जब कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है, ठीक। तो जब ये बराबर होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जब बेस यानी कि आधार बराबर हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो x का घात 1 है, x का घात 2 है, तो x का घात क्या हो जाएगा, 3। तो 3x को x स्क्वायर से गुणा किए तो 3x क्यूब हो गया, 3x से 3x को गुणा किए तो 3 तियां 9, क्या हो गया, 3 तियां 9, और x को x से गुणा किए तो x स्क्वायर हो गया, ठीक। अब 3x को 6 से गुणा किए तो 3 छक्का 18, और x ऐसे ही आ गया ये वाला, ठीक, क्योंकि यहाँ पर तो x है नहीं, यही वाला x आया। अब 2 से इसको गुणा करते हैं तो 2 से x स्क्वायर को किए तो 2x स्क्वायर, प्लस 2 से 3x को किए तो 2 तियां 6x, प्लस 2 से 6 को किए तो 2 छक्का 12, इतना आया गुणा करने पे, ठीक। करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व।
तो ये हो गया 3x³ और कोई तो क्यूब वाला है नहीं। अब देखिए स्क्वायर वाला कौन सा है, तो ये है 9x², ये है 2x², दोनों प्लस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 9 और 2 11, प्लस का 11x²। ये क्या है 18x और ये है 6x, दोनों ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 18 और 6 24x, और ये क्या है प्लस का 12, ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आपका क्या हो गया, कुल मतदाताओं की संख्या हो गई। ठीक, अब आपको दे दिया है क्या, x बराबर 2, तो इसमें x का मान 2 रख दीजिए। तो x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, तो 3, और यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 2, 2 का क्यूब प्लस 11, 2 का स्क्वायर प्लस 24, 2 प्लस 12, यही तो होगा। जहाँ जहाँ पे x लिखा था वहाँ पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, क्योंकि सवाल में दिया है x बराबर 2 रखकर बताना है कि मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया। अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 तियाँ 24, प्लस 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, और 4 को 11 से गुणा करेंगे तो 44, प्लस 24 दूना क्या होता है 48, प्लस ये 12 ऐसे ही आ गया, यही तो आया। अब इन सबको क्या करना है, और तो कुछ चिन्ह है नहीं, सब प्लस में है, तो सबको जोड़ दीजिए। तो सबको हमने क्या किया, जोड़ दिया। कितना आया भाई, तो 4 4 8 8 8 16, 16 और 2 18, कितना आया, 8 2 10, 4 14, 4 18 के 8, 1 हासिल, 2 4 6 4 10 1 11, 1 हासिल 12। बड़े कम मतदाता थे, तो कितने मतदाता हैं, 128। कितने हैं, 128 मतदाता हैं। ठीक, कोई दिक्कत, सब तो ठीक है। तो ये था आपका सवाल नंबर 14। हाँ, ये बस क्या था, व्यंजक का गुणा करना था और उसके बाद मान रख देना था। सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, फोर्थ सेमेस्टर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिसको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो वो टॉपिक वाइज सर्च कर सकता है और प्लेलिस्ट में जा कर के आराम से देख सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को। ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि कम समझ आया, नहीं समझ आया, तो आप उस टॉपिक का वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। सवाल नंबर 15 क्या है भाई, यदि ए बी बराबर 5, यदि ए बी बराबर 5 है, ए माइनस बी बराबर 4 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल क्या है, यदि ए बी बराबर 5 और ए माइनस बी बराबर 4 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। यह है सवाल। तो देखिए ज्ञात किसका करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, सूत्र देख लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है, यहाँ क्या है वहीं पे लिखते हैं, देखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर
माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं ए प्लस बी का ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक, ये होता है। अब देखिए इसमें आपको पता क्या है, तो यहाँ से देखने पे ये लग रहा है कि इसमें हमको कुछ भी नहीं पता है अभी, ठीक है, इसमें हमको अभी तक कुछ भी नहीं पता है, ना इसमें a प्लस बी का कहीं पे मान दिया हुआ है और इसमें ए बी का केवल मान दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मान नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से कुछ निकालेंगे मान। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है आपको, a माइनस बी बराबर 4 दिया है। सबसे पहले आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो a माइनस बी बराबर 4 का क्या कर देंगे आप, होल स्क्वायर, दोनों साइड, ये a माइनस बी का स्क्वायर हुआ, ये भी इसका स्क्वायर हो गया, ठीक, दोनों साइड स्क्वायर हो गया। क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर में ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, यही तो होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मान इसमें दिया हुआ है कितना, 5, तो यहाँ पर हम रख देंगे 5 बराबर में 16। यहाँ तक समझ आया। देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका सूत्र हो जाएगा, बराबर में इधर क्या है, दोनों साइड हमने स्क्वायर किया था, तो इधर जब स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। अब ए बी का मान हमको सवाल में दे रखा है, तो इस ए बी की जगह पे हमने क्या किया, 5 रख दिया, ठीक है। तब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, वो भी माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस का 10, और माइनस के 10 को जब हम उधर भेजेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 प्लस 10, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 26 आ गया। क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 26 आ गया आपका, ठीक। अब आपको और क्या निकालना है, अभी इसमें और कुछ भी निकालना है, और क्या निकालना है, a प्लस बी का मान निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो अब आप सूत्र लगाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या सूत्र लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है, ये वाला सरसम का लगाएंगे, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, यहाँ पे ये माइनस में था, यहाँ पे ये सब प्लस में रहेगा, ठीक। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही आप रखिएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तभी आएगा a प्लस बी का मान। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अभी अभी आपने निकाला है कितना, ये देखिए ऊपर 26, तो इस पूरे के जगह पर आप रख सकते हैं 26, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये देखिए, इसको आप यहाँ लिख देंगे, इसकी जगह पे 26 प्लस 2, अब ए बी की जगह पे फिर से आपको वही रखना है 5, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ए बी की जगह पे 5, तो 2 गुणे में आ गया 5, ठीक। अब क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 26 और 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा, 26 प्लस 10, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 36 हो गया, यही तो हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 36 हो गया, दिख रहा है नीचे तक, हाँ बस यहीं तक दिख भी रहा है, ठीक। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 36 हो गया। अब क्या करेंगे आप, तो देखिए आगे क्या करना है, इसका स्क्वायर इधर से हटेगा, क्योंकि आपको निकालना है मान a प्लस बी आपको निकालना है, तो स्क्वायर इधर से हटाइए, और जब इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा, वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, यानी कि करड़ी लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है, तो a प्लस बी का मान आ गया आपका 6 छका 36, यानी कि 6 छका 36 होता है, ठीक। तो a प्लस बी का मान आपका कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखिए निकालना है आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान, अब इसमें आपको रख देना है मान जो जो पता है, ठीक।
सबसे पहले आपको क्या पता है, a प्लस बी का मान, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही तो होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, तो a प्लस बी का मान कितना है 6, ठीक है, ये अभी अभी आपने निकाला है कितना 6, तो इसके जगह पे हम रख देंगे 6। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपने निकाला था कितना, ये देखिए यहाँ पर 26 निकला था, तो इस इतने की जगह पे हम लिख देंगे कितना 26, ठीक, माइनस ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा, तो ए बी की जगह पे यह सवाल में दिया गया है 5, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 5। अब क्या हो जाएगा, 6 ऐसे ही रहेगा और 26 में से जब 5 को हम घटाएंगे ब्रैकेट के अंदर तो 21 बचेगा, और 21 बचेगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, कोई चिन्ह है नहीं तो गुणा हो जाएगा, ठीक, तो 21 छक्का कितना हो जाएगा 126, और यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यही हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान, ठीक। बढ़िया सवाल था, ये लग रहा है कि हाँ 2 नंबर लायक है ना। इसमें देखिए सर्वसमिका का यूज देखिए, एक सर्वसमिका ये यूज हुआ, एक सर्वसमिका ये यूज हुआ, और एक सर्वसमिका ये तो यूज ही हो रहा है, तो 3 सर्वसमिका इसमें यूज हुआ है। तो ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको आप पूरा याद कर लीजिएगा, किसी पे भी बेस क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें तो 3 तो इसी में यूज हुआ और बाकी 3 और क्वेश्चन जो आए पहले वो अलग से, 4 क्वेश्चन सर्वसमिका के हो चुके हैं इस पेपर में, तो सोच लीजिए, ठीक है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी मत करिएगा, सर्वसमिकाएँ सारी याद होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए 16, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है, लकड़ी के टुकड़े का आयतन बराबर कितना है 264 घन सेंटीमीटर, 264 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है इस लकड़ी के टुकड़े का। तो देखिए टुकड़े का आयतन क्या हो जाएगा, लकड़ी के, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये घनाकार हो गया, घनाभ के आकार का है ना, तो लकड़ी के टुकड़े का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा L गुणे B गुणे H, यानी कि LBH, यही तो होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब जो जो आपको दे रखा है उसमें क्या करिए, इसमें उसका मान रख दीजिए। तो लकड़ी के टुकड़े का आयतन तो दे ही रखा है सवाल में कितना 264, तो इस पूरे की जगह आप क्या लिख देंगे 264, बराबर में लंबाई दे रखा है 8, यहाँ पर आपने लिख दिया 8, चौड़ाई दे रखा है 6, और ऊंचाई कितना दे रखा है कुछ नहीं, यही तो निकालना है, तो इसको आप H ही रहने दीजिए, ठीक। अब इसको जो कट रहा है काट लीजिए, 6 कम 6, 6 चौके 24, 2 बचा 24, फिर 6 चौके 24, यही तो होगा। अब 8 एकम 8, 8 पंचे 40, बचा 4, फिर 8 पंचे दशमलव लगाने के बाद में 8 पंचे 40, तो कितना आ जाएगा ये
h बराबर 5.5 सेंटीमीटर, यही तो होगा भाई। 44/8 आ गया था, ठीक। 44 को जब 8 से भाग देके काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 पंचे 40 और 4 बचा, दशमलव लगा दिया हमने तो 0 आ गया, तो 40 हो गया फिर से, तो 8 पंचे 40, तो h यानी कि ऊंचाई बराबर कितना आ गया, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक। ठीक ही है ना। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। भैया आएगा रेलगाड़ी, सवाल देखो। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। 12 सेकंड में पार करती है, ठीक। तथा एक खंभे को 2/2/5 सेकंड में, तथा एक खंभे को 2/2/5 सेकंड में, ठीक है। सवाल में पूछ क्या रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। पहले तो ये बताओ कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक। और दूसरी चीज़ जो बताने लायक है वो ये है, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी, ठीक। ये बताना है दो चीज़। तो देखिए सबसे पहले 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, ठीक। क्या करती है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये हमने अनुपात लगाया, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, ठीक। अब कह रहा है कि एक खंभे को पार करती है कितने सेकंड में, 2/2/5 सेकंड, यानी कि 5 दूनी 10 और 2 12/5 सेकंड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12/5 सेकंड, ठीक है। ये 12/5 सेकंड हो गया। तो 12/5 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो खंभे का तो भाई कोई दूरी होगा नहीं, है ना। खंभा तो ऐसे ही पतला सा होगा, ऐसे, है ना। तो जो दूरी होगा, जो टाइम लगेगा, वो क्या होगा, ट्रेन की लंबाई है जो। अब जैसे ये ट्रेन है तो ये यहाँ पहुँची, ठीक। अब ये इसको पार करना शुरू की, तो जब तक ट्रेन का ये वाला पोर्शन, ये वाला यहाँ पे नहीं आ जाएगा, इसको पार नहीं कर जाएगा, तब तक ये पार करती ही रहेगी। तो जितना ये टाइम लगेगा वो इस लंबाई को ही तो कवर करने में लगेगा, तो यही दूरी तो हो जाएगी, क्योंकि खंभे की तो कोई दूरी है नहीं, है ना। तो दूरी जो होगी वो यही हो जाएगी, ट्रेन की जो लंबाई होगी, ठीक है। तो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड लगा। अब चाल वही है, बराबर है, जो यहाँ पर चाल था वही चाल यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हमको दूरी पता नहीं है कि दूरी कितनी है, तो हम वो दूरी मान लेते हैं x, यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है, x है। तो x मीटर को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये 12/5 सेकंड लगा है, ठीक है। कितना लगा है, 12/5 सेकंड, यही तो है। समझ आया कि नहीं आया।
अब इसको क्या करेंगे आप, समानुपात बन गया ये, ठीक। इसको क्या करेंगे, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा आपका 12x बराबर 120 गुणे 12/5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको काट दीजिए तो 5 दूनी 10, 2 यहाँ पे 20, 5 चौक 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 गुणे, ये यहाँ पर 12 बटा बचा है और बटे में ये फिर आ गया 12, ये कट गया तो कितना आ गया 24 मीटर। ठीक है, ये 24 मीटर क्या है, तो ये 24 मीटर जो ट्रेन है उसकी क्या है, लंबाई है। ये 24 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है, उस रेलगाड़ी की लंबाई है। ठीक है, अब अगला सवाल क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो देखो चाल बराबर क्या होता है भैया, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यही तो होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल आपको बताना है ना, दूरी, अब देखिए इसी में से इसको उठा लीजिए, दूरी कितना है 120 मीटर, तो 120 मीटर की दूरी कितने देर में तय कर रहा है, 12 सेकंड में, तो 120 बटा 12। ठीक है, चाल बराबर क्या हो गया, दूरी की जगह हमने रख दिया 120 और इसके जगह पे समय की जगह पे 12 रख दिया, तो 12 एकम 12 और ये क्या हो गया 10 आ गया, 12 दामा 120। ठीक, तो चाल बराबर कितना आ गया 10, और ये किस में है, मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन आपको चाहिए क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा इस ट्रेन की चाल हो जाएगी। ठीक है, ये सूत्र याद रखिएगा। यहाँ से पहले आप ये चाल निकाल के उसके बाद यहाँ से भी क्या निकाल सकते हैं आप, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से भी पहले आप इसको चाल निकाल लीजिए। चाल आपको पता चल गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि इतना सेकंड लग रहा है इसको पार करने में, तो रेलगाड़ी कितनी मीटर लंबी होगी। तो मान लीजिए रेलगाड़ी x मीटर है, तो x मीटर क्या है, x मीटर को पार करने में 12/5 सेकंड लग रहा है। अब इसी में उसको रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, चाल बराबर दूरी बटा समय में, तो वो वाली दूरी निकल आएगी, चाल की जगह पे आपका 10 हो जाएगा और समय की जगह पे आपका 12/5 हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 24 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, चाहे जो आपको जो समझ में आए वो यूज कर सकते हैं। ठीक, टाइम कितना हो रहा है भाई, हमका तो टाइम ही नहीं दिखाते अम्मा। अच्छा घड़ी लगाएं तो हन यार, 1 बज रहा है, मतलब घड़ी हाथ में है लेकिन फ़ोन में टाइम देखने का आदत है, आदत से मजबूर। भूकंप आवत है का, काहे हिलत हो। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 18, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक, ठीक है भैया करेंगे, क्या करना है, माप और बारंबारता दिया गया है।
ये है माप, ये है बारंबारता। 0 से 10 2, फिर 10 से 20 8, 20 से 30 15। जिसको इसमें दिक्कत हो इस टॉपिक में, प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। हमने बहुत डिटेल में मतलब पढ़ाया था, जितना आपके सिलेबस में है उतना ही पढ़ाया है, लेकिन अच्छे से पढ़ाया है। 30 से 40 पाई चार्ट वार्ट सब बताया उसमें। 20, 40 से 50 16, 50 से 60 6। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दे रखा है आंकड़ा आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आयत चित्र बनाना है। क्या करना है, आयत चित्र बनाना है। तो भैया देखो, इसमें कुछ करना वरना नहीं है, आप सीधे ऐसे 2 लाइन खींचिए, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। ठीक, हमने खींच दिया। बड़े तेज हो है ना, कह दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब देखिए क्या करेंगे। इस पे हमेशा क्या करिएगा, बारंबारता लिखिएगा। इस पे बारंबारता। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे बारंबारता हमेशा रखिएगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या रखिए, माप। ठीक, अब बारंबारता रखना है तो 2 है, 8 है, फिर 15 है, यानी कि 2 के उस पर बना सकते हैं हम इसको। ठीक, तो हम पहले कर देंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ऐसे ही बना लेंगे। ठीक, 22 बना लिया हमने 2 के उस पर, ठीक है। 2 का माप लेकर हमने 22 तक का बारंबारता वाला बना लिया। अब इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो 0 है ही ये। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 10, फिर यहाँ पर लिखेंगे 20, फिर 30, उसके बाद 40 50 60 है तक तो है, एक और लिख देते हैं एक्स्ट्रा 70। ठीक, ये हो गया। यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, माप को यहाँ पे लिख दिया 0 10 20 30 40 50 60 70, और यहाँ पर हमने बारंबारता को लिख दिया। अब देखते हैं कैसे बनाना है। तो 0 से 10 कितने लोग हैं, बारंबारता मतलब यही तो हुआ कितने लोग हैं। तो 0 से 10 2 लोग हैं, 0 से 10 वाले में 2 लोग हैं, तो 2 वाला ये क्या है, बारंबारता ये है। तो 0 ये है, 10 ये है, मतलब यहाँ से ऐसे चलेगा और ये ऐसे आएगा यहाँ पर। ठीक, ये हो गया 0 से 10, कोई दिक्कत। 10 से 20 8 लोग। अब 10 से 20 ये है 10 वाला, कितने लोग हैं, 8। ठीक, 10 से 20 हो गया 8 लोग। 20 से 30 15 लोग, ये है 16, मतलब 15 यहाँ आएगा इसके बीच में, तो हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, 20 से 30 करना है, ये हो गया 20 से 30 15 लोग। अब क्या है, 30 से 40 20 लोग, तो ये है 30, ये है 40, कितने लोग, 20 लोग। ये है 20, 20 की सिधाई पे यहाँ पे हम रखते हैं। ठीक, इसी से मिलाते हुए खींच देंगे, ये हो गया 30 से 40। अब 40 से 50 16 लोग हैं, 16 ये रहा, 15 वाले से थोड़ा सा ऊपर।
ये हो गया 40 से 50। अब 50 से 60 कितने हैं? 6 लोग, ये है 6। बन गया आपका क्या? आयत चित्र। ठीक है, इसका कितना है वर्ग माप या वर्ग अंतराल कितना है? 10 10 का है। 0 से 10 कितना है? 10 है। 10 से 20 कितना है? 10 से 20 10 का ये तो अंतर आ रहा है, तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को हम घटा देंगे तो इसका वर्ग माप या वर्ग अंतराल आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? अब इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर दे रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा और क्लियर दिख जाए। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो यही है इसका आयत चित्र। इसी तरह से अगर पेपर में आपको आता है आयत चित्र बनाने को तो आप बना देंगे। ठीक, अब क्लियर हो रहा होगा ना? मैं भी देख लूँ हो रहा है कि नहीं। हाँ, हो तो रहा है। तो इस तरह से आप बना देंगे बढ़िया पटरी से नाप करके अच्छे से। तो ये था वर्ग अंतराल। इस पर भी आधारित एक सवाल आया था 2019 में, जो कि यही था। ठीक है, दो नंबर का सवाल आएगा अगर ये आएगा तो, या फिर आ सकता है बारंबारता सारणी बनाने के लिए, वो भी 2 नंबर में आता है, तो उसको भी ध्यान से बनाइएगा। कल वाले में 2 सवाल बचा था, उसको भी देख लेते हैं ना, 2017 वाले में। दो नहीं 3 सवाल है। देखिएगा, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। सवाल क्या है? पिता की उम्र उसके, ये मैंने बताया था ना कि नहीं बताया था? ये नहीं बताया था। पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 4 गुनी है। ठीक है, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, देखिए अगर पहले आप लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं तो भी दोबारा से करिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि अगर आपको उत्तर याद है तो आप बता दीजिए। ठीक है, दोबारा से फिर से कर लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस ही हो जाएगा। ठीक, तो 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुना, 2.5 गुना कैसे लिखते हैं? 2.5 गुने से क्या है? 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, हमने कहा ठीक है। अब कह रहे हैं दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक, ये सवाल है। क्या है सवाल? पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से भी 6 वर्ष अधिक हो जाती है। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर आपको पुत्र का उम्र पता चल जाए तो आप पिता का उम्र बता देंगे, है ना? तो आप मान लीजिए सॉल्यूशन, माना पुत्र की वर्तमान आयु या वर्तमान उम्र
बराबर x वर्ष, ठीक। तो पिता की वर्तमान उम्र बराबर कितनी हो जाएगी? पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, ठीक है। तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? अब पुत्र की है x वर्ष, तो पिता की 4 गुनी है, यानी कि 4x वर्ष। होगी कि नहीं होगी? अब कह रहे हैं 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद, आज से मतलब वर्तमान से 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, ठीक। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो पहले सबसे 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी? तो 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र बराबर कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष बाद। अभी x है तो 6 वर्ष बाद x प्लस 6 वर्ष हो जाएगी, जितना अभी होगा उसमें 6 साल जुड़ जाएगा, यही तो होगा। तो x प्लस 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक। और पिता की वो उम्र कितनी हो जाएगी 6 वर्ष बाद? तो पिता की उम्र हो जाएगी, यहाँ पर लिखा हो ना 6 वर्ष बाद, तो ये 6 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो 6 वर्ष बाद पिता की उम्र हो जाएगी 4x अभी है, तो 6 वर्ष बाद 4x प्लस 6 वर्ष हो जाएगी, यही तो होगी 4x प्लस 6 वर्ष, ठीक। अब क्या कह रहे हैं देखिएगा, मेन चीज़ अब आया है इक्वेशन बनाने वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब प्रश्न जो कह रहा है उसी के अनुसार हम समीकरण बना देंगे, ठीक। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो ये है भैया पिता की उम्र कितनी? 4x प्लस 6, ये है पिता की उम्र, और ये है पुत्र की उम्र x प्लस 6, हमने लिख लिया दोनों, ठीक। ये है 4x प्लस 6, ये है x प्लस 6। अभी ये बराबर नहीं, हमको इसको बराबर करना है समीकरण को। अब देखिएगा 6 वर्ष बाद पिता की उम्र ये है, ठीक है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से, यानी कि पुत्र का जो उम्र है उसका अगर हम 2.5 गुना कर दें, 2.5 गुना मतलब जो ये लिखा हुआ है इसको 2.5 यानी कि 2.5 से गुणा कर दें। ये क्या लिखा हुआ है? 2.5 से गुणा किया गया है, ठीक। 2.5 गुने से क्या है? 2.5 गुना तो कर दिया हमने, लेकिन इससे अभी भी 6 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष अधिक किसकी है? 2.5 गुना कर दिया, उसके बाद भी 6 वर्ष अधिक है पिता की उम्र, ये अभी भी 6 वर्ष ज़्यादा हैं। तो या तो इसमें से 6 आप घटाइए और या तो इसमें 6 और जोड़िए, तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 और जोड़ देंगे। अब ये समीकरण बराबर हो गया। अब इस समीकरण को आपको क्या करना है, बस हल कर लेना है, ठीक। तो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 4x प्लस 6 बराबर में ये क्या हो जाएगा, 2.5 से इसको गुणा करेंगे तो 2.5x हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा 2.5 से 6 को गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150, और एक अंक बाद 0 होता है, यानी कि 15.0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे 15 लिख सकते हैं। प्लस में क्या है 6 है। अब चर वाले को एक तरफ कर लेंगे, यानी कि x वाले को इधर ले आएंगे और 6 को उधर भेज देंगे, ठीक। तो 2.5x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4x, ये इधर है प्लस का, इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो ये आ गया इधर 2.5x हो गया माइनस का, और ये इधर गया तो 15 6, ये पहले से ही कितना था 21, और ये 6 जब उधर पहुंचा तो ये भी माइनस का हो गया, माइनस का 6, तो फिर 15 हो जाएगा अभी, है ना, यही तो होगा। अब क्या हो जाएगा 4x में से सब ठीक है ना, 4x में से 2.5x को अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 1.5x। कितना बचेगा 1.5x, क्योंकि 2.5 में 1.5 हम जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। तो 1.5x बचेगा। बराबर में क्या होगा, 11 में से 6 घटाएंगे 5, यानी कि यहाँ पर 15 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 15/1.5, यही तो होगा। और दशमलव अगर हम हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 150/15 है, और 15 एकम 15 और 15 दहम्मा 150, ठीक। x बराबर आपका क्या आ गया 10। देखिएगा x बराबर आपका 10 आ गया, ठीक है। मतलब क्या है, पुत्र की वर्तमान उम्र ही तो आपने x मानी थी,
तो वर्तमान उम्र पुत्र की कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। कितनी हो जाएगी? वर्तमान उम्र दोनों की पूछा है तो पुत्र की वर्तमान उम्र हो जाएगी 10 वर्ष। ये हो जाएगी पुत्र की, ठीक, वर्तमान उम्र। और पिता की उम्र कितनी है? तो 4x है, यानी कि पिता की वर्तमान उम्र बराबर कितनी हो जाएगी? 4x है, और x की जगह पे आपको क्या रखना है? 10 रखना है, यानी कि 4 गुणे 10 बराबर 40 वर्ष। सब कुछ ठीक ठाक है? हैं? यही तो होगा। ये x था, x का आ गया 10 वर्ष, और ये कितने हो जाएंगे? 40 वर्ष के, ठीक। तो समीकरण आराम से सब कुछ 3 बार क्वेश्चन पढ़िएगा कम से कम इसको समीकरण बनाने के लिए, ठीक है। एक एक स्टेप पढ़ के समीकरण बनाइएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ के बनाएं तो फिर गलती होने की संभावना है, या तो आपका उतना प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इसलिए एक एक स्टेप पढ़ के आराम से एक क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक। अगर आप समीकरण बना लेते हैं तो हल करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसमें बस क्या होता है, इस तरह के सवाल में मेन होता है जो वो होता है समीकरण बनाना। आने दो भैया अगला सवाल। अगला सवाल, एक परिमेय संख्या का अंश, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, उसके हर से 2 कम है, ठीक है। यदि उसके अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए, यदि उसके अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ये है सवाल, ठीक। क्या है? एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। क्या है? अंश जो है इसके हर से 2 कम है, ठीक। यदि उसके अंश और हर दोनों में क्या किया जाए? एक जोड़ दिया जाए। दोनों में जुड़ रहा है ना, हाँ, उसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो नई संख्या कितनी हो जाती है? नई संख्या का मान हो जाता है 3/4। अब आपको बताना है कि संख्या क्या होगी, जो मूल संख्या है, पहले वाली जो संख्या है पुरानी वाली, ठीक है, वो संख्या क्या होगी, क्योंकि नई वाली तो बता ही दिया है, पुरानी वाली पूछ रहा है, ठीक। तो क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, तो या तो आप अंश को मान लीजिए x और हर को उससे क्या कर दीजिए
अंश हर से 2 कम है। तो अंश को अगर आप x मानते हैं तो हर को x प्लस 2 मान लीजिए, और या तो आप हर को x मान लीजिए तो अंश को उससे 2 कम यानी कि x माइनस 2 मान लीजिए। ठीक, तो आप दो तरह से इसका समीकरण बना सकते हैं। तो माना संख्या का अंश x है, ठीक है, अंश उसके हर से 2 कम है, तो हर भाई ज़्यादा होगा। तो माना अंश x है तो हर क्या हो जाएगा, हर x बटा हर बराबर क्या हो जाएगा, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, हर हो जाएगा x प्लस 2, यही तो होगा, क्योंकि अंश क्या है 2 कम है, तो अंश x है तो हर इससे 2 ज़्यादा होगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, यही तो होगा। सब कुछ ठीक। तो भिन्न क्या हो जाएगी, यानी कि जो परिमेय संख्या होगी शुरुआत वाली वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगी, अंश बटा हर, यही तो होता है। तो अंश क्या है x है और बटा में क्या हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा परिमेय संख्या आपका। ठीक, यही तो परिमेय संख्या होगा। अब आपसे क्या कर रहा है, यदि उसके अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए, अब क्या करेंगे हम, इसमें भी एक जोड़ दें, और क्या करें, इसमें नहीं अगले स्टेप में करते हैं नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक, अंश और हर में एक जोड़ने पर, अंश और हर में एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 1, यही तो होगा, बराबर में क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि अंश और हर दोनों में जब एक जोड़ते हैं तो मान क्या हो जाता है 3/4, तो बराबर में क्या मिल रहा है हमें 3/4। ठीक, अब क्या करना है आपको, इसी को हल कर लेना है। तो x प्लस 1 को इससे 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है तो इसका इससे गुणा हो जाएगा और इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो 4 से x प्लस 1 का गुणा हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा, ऐसे लिख लीजिए, x प्लस 1 को 4 से गुणा करना है, बराबर में ये जुड़ जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, तो x प्लस 3 को गुणा करना है किससे, 3 से। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 4 से x को गुणा करेंगे 4x प्लस 4 से 1 को गुणा करेंगे 4 बराबर 3 से x को गुणा करेंगे 3x प्लस 3 से 3 को गुणा करेंगे 3 3 9। अब x वाले को एक तरफ कर लीजिए और जो संख्या है कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर लीजिए, तो 4x और ये 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 4 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x बराबर में क्या हो जाएगा 9, और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का यानी कि 9 माइनस 4, तो 4x माइनस 3x क्या हुआ x बराबर क्या हो गया 5। ठीक है, x बराबर क्या आ गया आपका 5 आ गया, यानी कि अंश जो है वो 5 है, तो अंश अगर 5 है तो हर क्या होगा 5 और 2 7, क्योंकि हर भाई ज़्यादा है, तो ये आपका हो जाएगा अंश और हर आपका क्या हो जाएगा, हर बराबर 5 प्लस 2 बराबर 7 हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, जो आपको संख्या निकालनी थी वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5/7, अंश ऊपर रहता है हर नीचे, तो यही 5/7 आपकी वो संख्या हो जाएगी। ठीक, सब ठीक है ना। आज के क्लास का आखिरी सवाल बॉड मास से,
ओ 80 गुणे में, देखिएगा सवाल क्या है। 80 गुणे में इस तरह का ब्रैकेट है बड़ा वाला, और फिर लिखा है 56 माइनस, फिर क्या है करली ब्रैकेट यानी कि मझला ब्रैकेट, और उसके अंदर लिखा है 7 गुणे 8, और फिर है प्लस में, फिर छोटा कोष्ठक, फिर क्या है 13 माइनस 2 गुणे 5, 13 माइनस 2 गुणे 5, छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, और बड़ा कोष्ठक भी बंद, और कह रहा है इसका मान बताओ, यानी कि इसको सरल कीजिए। ठीक, तो इसको कैसे सरल करेंगे, तो आप सभी लोग जानते हैं बॉडमास का नियम क्या है। अगर इसमें सबसे पहले क्या होता है, अगर इसमें कहीं लाइन रेखा कोष्ठक है तो रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। ठीक, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं। उसके बाद रेखा कोष्ठक में भी क्या हल करते हैं, रेखा कोष्ठक हल करते हैं। रेखा कोष्ठक के बाद में अगर बड़ा क्या बोल रहा हूँ मैं, रेखा कोष्ठक के बाद में अगर छोटा कोष्ठक है तो छोटा कोष्ठक, ठीक, छोटा कोष्ठक के बाद में मझला कोष्ठक, और मझला के बाद में बड़ा कोष्ठक। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो अगर कहीं पर इसमें सबसे पहले लिखा हुआ का, तो का मतलब क्या होता है, उसको हम गुणा में बदल देते हैं और पहले उसी को हल करते हैं। ठीक, उसके बाद में हम क्या देखते हैं भाग, और भाग के बाद में क्या देखते हैं हम गुणा देखते हैं, और उसके बाद में जोड़ देखते हैं, फिर घटाना देखते हैं। तो इस तरह से हम इसको हल करते हैं बॉडमास वाला। ठीक, तो देखिए यहाँ पर का कहीं पे है नहीं, रेखा कोष्ठक है नहीं। सबसे पहले हम इस सबको क्या करेंगे, इग्नोर करते हुए बढ़ेंगे छोटा कोष्ठक की तरफ। ठीक, तो छोटा कोष्ठक के अंदर हम हल करते हैं, तो ये सब ऐसे ही लिख के इग्नोर करिए। 7 गुणे 8 प्लस, अब छोटा कोष्ठक पे पहुंच गए, क्या लिखा हुआ है छोटा कोष्ठक के अंदर 13 माइनस का ये क्या हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक, यही तो होगा। फिर अगला स्टेप 80 गुणे 56 माइनस, इसको आप गुणा कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, ये एकदम एकांत में लिखा है। ठीक है, तो 7 अठे क्या हो जाएगा 56, प्लस ये 13 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और इसी के साथ में छोटा कोष्ठक का काम खत्म। ठीक, 80 गुणे में ऐसे रहेगा, 56 ऐसे रहेगा, ये क्या लिखा हुआ है 56 प्लस 3, 56 में जब 3 को जोड़ेंगे हम तो क्या मिलेगा 6 3 9 यानी कि 59 मिलेगा। और इस ब्रैकेट के बाहर है साइन माइनस का, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या साइन आएगा माइनस, और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 59 आ जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा 80 ऐसे रहेगा गुणे में, अब 59 में से 56, अब देखिएगा ये है 56 प्लस का, 59 है माइनस का, तो माइनस वाला बड़ा है भाई, अंक जो है संख्या जो है वो माइनस वाला बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, और साइन कौन सा लगेगा जो बड़े वाले के सामने लगा है। तो 59 में से 56 को घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, और साइन कौन सा आएगा माइनस का। ठीक, अब क्या करना है, इस 3 से इस 80 को गुणा कर दीजिए, तो 3 अठे हो जाएगा 24 यानी कि 240, और ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो प्लस माइनस का जब गुणा होता है तो साइन क्या आता है माइनस का, तो माइनस का 240 जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगर हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा तो देख लीजिएगा, वैसे हमें नहीं लगता है कि कहीं हुआ है। 2 पंचे 10, 13 माइनस 10 3, फिर 3 ये क्या हुआ जुड़ गया 56 3 59, 56 में से 59 माइनस होगा तो कितना आ गया -3, सही है। ठीक है, तो ये माइनस का 240 जो होगा ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो 2019 का भी पेपर ख़त्म हो गया, 2017 के 3 क्वेश्चन बचे हुए थे कल, तो उसको भी हमने करा दिया है। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर किसी स्पेशल टॉपिक की क्लास चाहिए आपको जो समझ में ना आया हो, चाहे सर्वांग समता हो या फिर सिलेंडर कोण वाला हो, सिलेंडर कोण का हमसे किसी ने बोला है तो देखिए कल या फिर परसों वाली क्लास में हम उसको ही लेकर आएंगे, उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे क्या मतलब उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। घन घनाभ आयत और सिलेंडर कोण इन सब का जो भी है उससे रिलेटेड जो सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उससे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को अटेंड करिएगा।
क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लास्ट टाइम चल रहा है पेपर का, पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक। और एक बार जाते जाते इस सेशन को फिर से शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक ना किया हो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और क्या बोलना था, और भी कुछ अभी सोच रहा था मैं, भूल गया। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है, ठीक है, क्योंकि फीडबैक मिलता रहेगा, तो अगर कुछ सुधार करने लायक होगा तो उसी हिसाब से हम सुधार भी करेंगे ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए इसे। जिसको ऑफलाइन देखना होगा वो लोग देख लेंगे, ठीक। ओके, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ़ हो तो शेयर कर सकते हैं आप कमेंट करके, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल कमेंट में पिन कर देंगे, जिसको ज्वाइन करना हो वो आराम से चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्टडी विद अंकित। धन्यवाद।